अभी तक में हम लोगों ने क्या हुआ था, स्ट्रेट लाइन कर्व स्टार्ट कर दिया था, हाँ या ना। अब स्ट्रेट लाइन कर्व में हम लोगों ने कुछ एक इक्वेशन बनाया था, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? बोलो सब, वो क्या लिखा है आप लोगों ने? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। व्हाट इज m? स्लोप। व्हाट इज दैट, बताइए, स्लोप। और स्लोप का वैल्यू किसके बराबर था, बोलो सब कोई? tan थीटा। किसके बराबर, बोलो? tan थीटा। एंड व्हाट वाज c? इंटरसेप्ट। कौन से एक्सिस पे? ऑन कौन सा एक्सिस, जल्दी बताइए? वाई एक्सिस। इज इट ओके? तो इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे था और ये स्लोप हम लोगों ने बनाया था। ओके, बोलो हाँ या ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें और सीखते हैं स्लोप के बारे में। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां से स्लोप का वैल्यू tan थीटा है, तो मैंने यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनाया। बोलो ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ या ना। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। तो ऊपर कट कर रहा है या नीचे कट कर रहा? ऊपर। तो बच्चे यहाँ पे हो जाएगा 0, +c, हाँ या ना। ठीक है, और इसका एंगल हमें किधर लेना रहता है? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ये एंगल थीटा माना था क्या? चल, अब बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या करता हूं कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ड्रॉ किया, एक्स के पैरेलल एक लाइन बनाया, और ठीक वाई के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं। बना दी। एक एक्स के पैरेलल बनाया, एक वाई के पैरेलल बनाया, ठीक है। अब सारे बच्चे ध्यान से बताओ, यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स का होगा और यहां भी कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स का होगा, लेकिन यहां तो ओरिजिन है, ओरिजिन पे तो वैल्यू 0 होता है, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा? x कमा 0। अग्रीड और नॉट? कोई दिक्कत? x कमा 0। यहाँ पे कितना वैल्यू होगा, बोलो? 0, y हो जाएगा ना। तो 0, y ऐसे करके लिख सकते हैं। अग्रीड? 0, y। नाउ फील द कंसेप्ट, सारे बच्चे ध्यान से। अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ वैल्यू मैं मान लेता हूँ y2, और यहाँ पे कुछ वैल्यू मान लेते हैं y1। इसको हम लोगों ने इंटरसेप्ट माना है, दैट इज 0, +c। ये इंटरसेप्ट है c, ठीक है। यहाँ y1 माना, यहाँ y2 माना, ठीक है। अब नाउ फील द कंसेप्ट। अगर मैं ये थीटा मानता हूं तो हेल्प करना मुझे, क्या ये थीटा है? तो बताओ, ये रेड वाली लाइन x वाले के पैरेलल है। रेड वाली लाइन x वाली लाइन के क्या है? पैरेलल। ये थीटा है बच्चा, तो ये भी एंगल, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। कोई दिक्कत? तो बताओ, यहां से यहां तक जो वैल्यू आएगा, क्या वो चेंज इन x का वैल्यू आएगा, हाँ या ना? यस और नो? ये x के पैरेलल है तो ये चेंज इन x ही देगा ना। नहीं आया बेटा, ये किसके पैरेलल है? x के। तो इस पे जो भी कोऑर्डिनेट लोगे हुए x का चेंज ही आएगा ना। और ये किसके पैरेलल है? तो क्या चीज देगा ये? y का चेंज देगा ना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल वे है, समझना इस चीज को। यहाँ पे कुछ x का वैल्यू है, हाँ या ना? कितना वैल्यू है? 0। यहाँ पे वैल्यू इसके पैरेलल यही होगा ना, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ x का वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू मैं मान लेता हूँ कुछ x है, ठीक है। तो बच्चे, ये जो डेल्टा x है, इसको क्या मैं नहीं लिख सकता x-0, हाँ या ना? यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है? 0। तो x-0 इज डेल्टा x, यस और चेंज इन x। और ये y का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, बताओ? डेल्टा y। ये लिखा है डेल्टा y। डेल्टा y का वैल्यू ऊपर y2 और नीचे क्या है? y1। तो क्या लिखेंगे, बोलो? y2 माइनस y1। अग्रीड और नॉट? सिंपल मैथ्स है यार। x के पैरेलल चेंज इन x, y के पैरेलल चेंज इन y। ये तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये भी दिक्कत है क्या? ग्राफ प्लॉटिंग थोड़ी बहुत तो आती होगी गणित में, बोलो यार ये सोनो। तो ये किसके चेंज को देगा? x को। ये किसके चेंज को? y को।
कुछ महानुभाव को अभी भी तकलीफ हो रही है। सुनिए एक एग्जांपल से। देखो बेटा, इतना एक्सपेक्टेशन सर्टिफिकेट लेके बैठे हो तो इतना ग्राफ आता होगा आपको, इसमें कंफ्यूजन एटलीस्ट नहीं आना चाहिए था। फिर देखो, फिर भी जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, मैंने 2 लाइंस बनाई, ठीक है। अब मैं तुमको क्लियर क्लियर डेटा देता हूँ। चलो मैं इसके पैरेलल एक लाइन बना देता हूँ, ऐसे बना दिया, और इसके पैरेलल ऐसे ऐसे लाइंस बना देता हूँ कि यहाँ पे कुछ एक्स का डेटा आएगा, हाँ या ना। तो मैं मान लेता हूँ कुछ x2 आएगा, और यहाँ पे कुछ आ जाएगा कॉमा 0, ठीक है। और यहाँ कुछ मान लेते हैं x1 कॉमा 0। यस और नो? इतना पता है? ये x1 कहाँ से डिस्टेंस होता है? ये x1 कहाँ से डिस्टेंस है? ओरिजिन से। x2 कहाँ से डिस्टेंस है? मुझे अगर ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, सारे बच्चे मेरे पॉइंट्स को देखो, कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 को क्या चेंज इन x नहीं लिख सकते? तो ये बात मैंने लिख दिया तो कौन सा गलती कर दिया? सिंपल गणित है यार। एटलीस्ट अपने ब्रेन के न्यूरॉन को तेजी तेजी चलाया कीजिए। ये है या नहीं है? तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? दैट इज x2 माइनस x1। इसी को चेंज इन x नहीं लिख सकते क्या? बस इतनी कहानी थी। अरे बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हो बोलो सब कोई? 0, y1, हाँ या ना। इसको क्या लिख सकते हो बोलो? y2 लिख सकते हैं क्या? तो ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो सब कोई? y1 है ये, और ये कितना हो जाएगा बोलो? y2 होगा। तो ये क्या होगा बोलो खुद ही? y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 को क्या चेंज इन y नहीं लिख सकते क्या? बस वही काम किया, बना लेना उसके करस्पॉन्डिंग, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अब आया समझ में? अब एक बात बताओ, अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं, तो क्या ये रहेगा? क्यों भाई? ब्लू वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल ही है ना एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस और ये लाइन ए बी पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? तो पैरेलल है तो ये लाइन ट्रांसवर्स का काम कर रही है, तो क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा? एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अब आया? चलो, ए बी और मान लो इसको कुछ सी, क्या मान लो कुछ सी। अब फील करना बात को, मैं ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ए बी और सी ड्रॉ कर लिया ट्राइंगल। अब मुझे हेल्प करना, मैं बोलता हूं ये वाला डेटा कितने के बराबर है बोलो? चेंज इन y दैट इज y2 माइनस y1। और ये क्या है बोलो सब कोई? क्या लिखा है बोलो यहाँ से? x2 माइनस x1। अग्रीड और नॉट? अब बोलो मुझे डेटा अगर इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा का निकालना है तो क्या लिखना चाहेंगे आप बोलिए खुद ही? परपेंडिकुलर बटा बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? ये परपेंडिकुलर और ये क्या है? इस परपेंडिकुलर कितने का? ए बी। बेस कितने का? सॉरी, परपेंडिकुलर कितने का? बी सी। एंड बेस कितने का? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी? डेल्टा ऑफ वाई। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। क्या tan थीटा बाय डिफॉल्ट चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स देता है, हाँ या ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस ना जाने कितना कुछ सीखने वाले हैं अभी आप। चेंज इन वाई बाय क्या देता है बोलो? चेंज इन एक्स। मैंने कल ही बताया था। तो मतलब tan थीटा का वैल्यू मैं ऐसे करके लिख दूं, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, हाँ या ना? चेंज इन वाई बाय क्या चीज? चेंज इन एक्स। दिमाग में बैठा लो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो यहाँ भी जो tan थीटा लिखा हुआ किसके बराबर है बोलो सबको? अब चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। ये आपको दिमाग में रखना है बैठा के, गारंटीड। ये आपको बहुत काम आने वाला रिजल्ट है, तो याद रखना। फिर से बता देना, एम स्टैंड फॉर, एम फॉर बोलो सब कोई? स्लोप। एम का मतलब स्लोप से, का मतलब क्या चीज से? थीटा से। थीटा कैसे लेना है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? किधर से लेना है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड लेना है, फ्रॉम राइट डायरेक्शन। और इसी का वैल्यू किसके बराबर? चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम लोगों ने स्लोप के ऊपर एक डिस्कशन किया है, ठीक है। अब ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना जाने कितने ग्राफ के नोट्स खुल जाएंगे एक साथ में। लिखा यहां से, उसके बाद सारे बच्चे समझना। अब अगर इसको ऐसे करके लिख दिया तो एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको बहुत छोटे टर्म में लिखना चाहूं, फॉर फॉर वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा,
वैल्यू ऑफ थीटा। अगर बहुत छोटी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए लिखना चाहें तो ये जो चेंज आता है बच्चा, इसको हम लोग लिखते हैं फर्दर tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। क्या लिखते हैं बोलो यहां से, dy बाई डी एक्स। डेल्टा को बदल देते हैं डी में, और डी का मतलब होता है डेल्टा का भी छोटा भाई। डेल्टा स्मॉल चेंज होता है, और चेंज का भी और स्मॉल चेंज ले लोगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। डी वाई क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, डी एक्स। और dy बाई डी एक्स को क्या कहते हैं, स्लोप। जाकिर फोन बंद कीजिए। dy बाई क्या हो जाएगा जल्दी बताइए ऐसे, dx। ये किसका वैल्यू आ जाएगा बताइए, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई क्या चीज, dx। क्या सबको समझ में आया यहाँ पे? तो याद रखना, अगर आपसे कभी कहा जाए tan थीटा क्या है, तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी चलेगा और dy बाई डी एक्स भी चलेगा। अभी खत्म नहीं हुआ मामला, यहाँ तक समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? स्लोप क्या कहते हैं? तो कोई स्लोप को मैं इक्वेट कर दूंगा dy बाई डी एक्स से। अरे हाँ या ना, क्या चीज है बताओ, dy बाई डी एक्स। बट dy बाई डी एक्स तो भैया डिफरेंशिएशन था। क्या था बोलो, डिफरेंशिएशन। तो इस बात को भी और क्लैरिफाई करते हैं डिटेल से, पहले समझ में आ गया सब? अब इसको और क्लैरिफाई करते हैं एक बार, और स्लोप पे चर्चा करते हैं। ये सारे ग्राफ्स आप बहुत डिटेल से बनाओगे और यहाँ से बहुत क्रक्स पॉइंट स्टार्ट होगा। मैं पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ 11th में 12th की। ग्राफ कहीं भी आएगा इसका इस्तेमाल होना ही होना, और ग्राफ को इसी के बेसिस पे डील किया जाता है। अगर आपको ग्राफ देखना है तो दो चीज आपको आना चाहिए, एक तो स्लोप निकालना, एक एरिया निकालना। अगर ये दो चीज सीख गए, गारंटेड बोल रहा हूँ आपका कभी हाथ नहीं कटने वाला ग्राफ के अंदर। कैसा भी सवाल आ जाए, आप इन्हीं दो ग्राउंड्स पे कर लोगे सवाल को। जो जो चीज बता रहा हूँ उसको दिमाग में बैठा लेना है एग्जैक्ट। ये dy बाई dx का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स तो दिख रहा है कैसे रिप्रेजेंट किया। dy बाई dx अगर रिप्रेजेंट करना हो बच्चा तो क्या करेंगे, एक कर्व बना देंगे, कर्व पे एक पॉइंट डालेंगे। क्या डालेंगे जल्दी बताओ, पॉइंट डाल दिया यहाँ से। ये कोई भी कर्व है, मैथमेटिकल फंक्शन है, उसका कोई ग्राफ बनाया आपने। क्या बनाया जल्दी बोले यहाँ से, ग्राफ। ग्राफ का बच्चे आप एक टेंजेंट बनाओगे। ग्राफ से क्या बनाओगे, टेंजेंट। टेंजेंट सबको आता है बनाने के। ग्राफ से क्या बनाओगे जल्दी बताओ, टेंजेंट। क्या ये टेंजेंट कोई कोई एंगल बना रहा है क्या, किसके साथ बोलो, एक्स एक्सिस के साथ। वो भी तो स्ट्रेट लाइन ही है। टेंजेंट इज आल्सो कौन सा लाइन जल्दी बताइए, स्ट्रेट लाइन। किसके साथ ये एंगल बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? तो कोई ना कोई एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना? जो भी ये एंगल बना रहा है उस एंगल का लेना है आपको tan थीटा। क्या लेना है बोलो, वो tan थीटा क्या देगा बच्चा, dy बाई डी एक्स। क्या देगा बताओ यहाँ से, dy बाई डी एक्स, जो लिखा है अभी आप। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कहते हैं बोलो सब कोई, स्लोप ऑफ, बोलो सब कोई, अरे बोलो भाई, स्लोप ऑफ। ठीक है, तो क्या कभी इस टर्म में लिखा मिले तब भी सही है स्लोप, tan थीटा के टर्म में लिखा मिले तब भी सही है स्लोप, इसके टर्म में लिखा मिले तब भी है स्लोप। अरे बोलो हाँ या ना, तो स्लोप हर केस में वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड में याद रखिएगा, जैसे स्लोप आए तो tan थीटा क्लिक होना चाहिए, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्लिक होना चाहिए, और डी वाई डी एक्स क्लिक होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और एक तरीका सीखिएगा, यहां तक क्लियर है सभी को? तो ग्राफ्स में स्लोप को इन ग्राउंड्स पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब एक बात और समझिएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाई dx? ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का। किसका स्लोप है ये, और ये वो एंगल है, ये दोनों एंगल सेम है क्या भैया? हाँ, दोनों एंगल चल सकते हैं, कुछ ना कुछ एंगल बनाना है। टेंजेंट भी एंगल बना रहा है और ये स्ट्रेट लाइन भी एंगल बना रहा है। हालांकि ये थोड़ा बड़ा वैल्यू के लिए है और ये बहुत छोटे वैल्यू के लिए, बस इतना ही दिमाग में रखना है। अच्छा, एक ग्राउंड पे आपको और डिस्कशन करना है। और ज्यादातर क्या होता है फिजिक्स पढ़ाने वक्त, जब थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ज्यादा लोग एनालिसिस नहीं करते हैं तो इस चीज को ऐसे करके छोड़ देते हैं टैप करके। और वही बच्चा जब ग्राफ रीड करना चालू करता है तो समझ में नहीं आता ग्राफ क्या है। हालांकि ग्राफ कुछ भी नहीं है देखना, इट्स एक्चुअली अ डिफिकल्ट थिंग, मानता हूं, बट इतना भी नहीं कि बच्चा उसको समझ ही ना पाए। अगर ये ग्राउंड समझ गया तो हो जाएगा। अब एक चीज और मैं तुमको बता देता हूँ जो तुमको देखना है, और इसी में एड ऑन करेंगे हम एक फॉर्मूला। अगर आपको tan थीटा देखना हो तो क्या लिखा है अपने बताओ, चेंज इन, याद बताओ, y बाई चेंज इन x लिखा है। और एक चीज याद रखना, हमेशा यूनिट ऑफ y बाई यूनिट ऑफ x, हमेशा याद रखें। क्या बोला सब कोई, चलो बोलो सब कोई, यूनिट ऑफ y बाई यूनिट ऑफ x। और मैं कौन सी यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं, जो इसकी एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट जल्दी बताइए, एसआई यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट। जब कभी आपको स्लोप आए, कभी कभी आपसे इंफॉर्मेशन पूछ लेगा,
कि ये दिया गया स्लोप किस चीज का आंसर दे रहा है, 4 आंसर, हमेशा यूनिट के बेसिस पे आंसर निकालना। अगर आपको इसका जरूरत कब कभी कहाँ क्या जरूरत पड़ जाएगा, तो इनमें से किसी भी ग्राउंड्स पे आपसे सवाल आ सकते हैं, और कैसे डील करना है सवाल से वो बात की बात है, बट स्लोप आने के बाद इतना चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। अगर आपको स्लोप मिल जाए तो स्लोप को रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं, बोलो पहले, क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। बराबर किसके होगा बोलो, tan थीटा के। बराबर किसके होगा, y बाई डेल्टा x। और क्या हो सकता है, dx। और क्या हो सकता है बोलो, यूनिट ऑफ, बोलो बोलो बोलो, y बाय यूनिट ऑफ x। कौन सा यूनिट लेना है जल्दी बताए, SI। और यहां भी क्या लेना है। और अगर आपको ये चीज स्लोप का समझ में आया तो फिजिक्स के 90% कर्व आपको अच्छे से आ जाएंगे समझ। ये मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। कोई भी कर्व ले आओ, इतने ग्राउंड्स पे ही बनता है। पहले ये समझ में आ गया सबको। तो स्लोप को हमेशा 4 ग्राउंड्स पे डिस्कस करना। ठीक है, पहले तो tan थीटा चेक करना, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, dy बाई dx, और यूनिट ऑफ y बाई यूनिट ऑफ x। जिस बच्चे को ये चीज आ गया, कभी गलती नहीं करने वाला। ठीक है, कैसा भी स्लोप हो, समझ में आ गया ये चीज। उसके बाद यहां तक क्लियर है सभी को। अच्छा, और एक चीज मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी, सारे बच्चे बताना, tan थीटा का दूसरा बात। tan थीटा के बारे में बताओ सभी को। अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो माइनस या प्लस, tan थीटा क्या चीज, माइनस। ये भी दिमाग में रखना है। लेस देन 90 है तो पॉजिटिव। ये भी याद रहेगा क्या, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। तो चलो, इतने ग्राउंड्स पे अगर आप याद रखोगे स्लोप के बारे में, तो कभी भी आपको, और ये जो बॉक्स में बंद किया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपोनेंशियली इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपको कर्व के बारे में जानना ही चाहिए हर हाल। कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी, कोई भी 9 10 11 12 कहीं का कोई कर्व हो, स्लोप का अगर चर्चा चला है तो इसी ग्राउंड्स पे आंसर आ जाएगा पक्का, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, गारंटीड आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ग्राफ के नेचर्स को हम पकड़ेंगे। तो स्लोप नाम का टॉपिक क्लियर हो गया क्या, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। चलो, अब उसके बाद टर्म था इंटरसेप्ट, क्या था जल्दी बताओ। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट के बारे में क्या बोला था बोलो, या तो प्लस, या तो ऊपर कट किया तो, नीचे कट किया तो। अच्छा, कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, इसका उल्टा कर्व भी पढ़ाते हैं। वो बोलते हैं कभी कभी x इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कर्व बस उल्टा हो जाता है, बस वो गणित वालों का काम है। हम तो उसको सीधा करके ऐसे भी पढ़ लेंगे, ठीक है। बट आप यही याद रखना, बेसिकली यही फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। इंटरसेप्ट दो ही हो सकता है, क्या क्या हो सकता है इंटरसेप्ट, जल्दी बोलो। या तो प्लस, या तो प्लस कब होगा, एबव या बिलो, एबव, ऊपर की तरफ, बोलो हाँ या ना। और बस, ये ग्राउंड क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। तो ये याद रखिएगा, स्लोप के बारे में डिटेल डिस्कशन है, इसके बियॉन्ड आपसे स्लोप नहीं पूछा जाता, इसी के इर्द गिर्द स्लोप घूमता रहता है, ठीक है। अब चलिए बताइएगा मुझे, उसी ग्राउंड पे एक एग्जाम्पल बताओ, अगर आपने सही में समझा तो बताना। मैं यहाँ कोई वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा, ठीक है, पहला लाइन, और फिर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, और मैंने फिर से एक लाइन खींचा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। बताइएगा मुझे, इन दोनों केसेस में स्लोप का वैल्यू कितने का है, बताइए। वेरी गुड, इसमें कितना डिग्री, क्योंकि किसके साथ एंगल लेना है, एक्स के साथ, एक्स के साथ तो ये पैरेलल हो गया, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री बोलो, 0 डिग्री, बोलो यार। और यहाँ पे कितना डिग्री क्लियर नजर आ रहा है, 90 डिग्री, वेरी गुड। अब बताओ टेन, टेन, तो थीटा बोला मैंने आपसे, स्लोप पूछा, स्लोप का वैल्यू कैसे निकालते हो, टेन थीटा से। तो टेन जीरो का वैल्यू कितना होगा बोलो बच्चा, टेन जीरो का वैल्यू, टेन जीरो का वैल्यू जीरो, टेन जीरो का वैल्यू जीरो, इज इट ओके। और जीरो तो मतलब स्लोप का वैल्यू भी कितने के बराबर, जीरो। और टेन 90 क्या होता है, इट्स अनडिफाइंड। अरे बोलो हाँ या ना, इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा बोलो, इन्फिनिटी। तो इसका स्लोप कितना होगा बोलो, इन्फिनिटी। इसका स्लोप कितना होगा बोलो, जीरो। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, आया सबको समझ में। अच्छा, ये किससे ग्राफ टच हो रहा है जाके जल्दी बोलो, वाई से या एक्स से, जिससे टच होगा ग्राफ, याद रखना वो क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे y कांस्टेंट है, y क्या है बोलो, कांस्टेंट। ये किससे टच हो रहा है, तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, याद रखना, ये हमेशा याद रखना, x क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। x का वैल्यू चेंज कर रहा है क्या, अरे x तो वही है, एक ही चीज ऊपर नीचे हो रहा है। ये ग्राफ रीडिंग आता है आप लोगों को, ऑनेस्टली बोलना, तो ना मैथ्स में ग्राफ व्राफ बना के आए हो ना।
बताओ यहाँ पे x का वैल्यू बदल रहा है क्या इन सारे पॉइंट्स पे? x x x x बदल रहा है, बढ़ते जा रहे हैं x की तरफ, बट y बदल रहा है क्या? y तो फिक्स है, इसका बोल तो x फिक्स है और y बदल रहा है, इसीलिए मैंने लिखा है x कांस्टेंट और यहाँ पे y कांस्टेंट है। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? तो ये आपका पूरा का पूरा एक समरी है कि कैसे आप स्लोप को दिमाग में रखोगे। जब कभी दिमाग में आए ये चीज दिमाग में रख लेना। जैसे स्लोप बोला m से रिप्रेजेंट होता है, डी m से क्यों बोला याद रखने के लिए, ताकि इक्वेशन से काम आ जाए। फिर tan थीटा याद रखना, फिर डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, डी वाई डी एक्स, यूनिट ऑफ वाई बाई यूनिट ऑफ एक्स। गारंटीड बोल रहा हूँ, इससे गलती नहीं होने वाला। और अभी हम कम से कम 12-14 एग्जांपल्स करके बताएंगे कैसे कैसे अलग लगेगा इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, चलो कॉपी करो सब। टॉपिक डालोगे स्लोप, सब कुछ कॉपी करो, सारे डायग्राम्स फिगर्स। वो बच्ची गायब है क्या? चारू, अब कहाँ गई? हाँ, अब पढ़ने जाएंगी? चलिए बेहतर।
चलिए समझ में आ गया सभी को, हटाएं? नहीं? क्या स्लोप सबको क्लियर है क्या? हाँ। उसके बाद जो टर्म आता है भैया, दैट टर्म इज कॉल्ड एज एरिया। क्या आता है बोलो यहां से? एरिया। स्लोप और एरिया जो देखना सीख गया उसको बहुत कुछ आ जाएगा ग्राफ्स रीड करने में, ठीक है? अब एरिया कैसे हम लोग डिटरमिन करते हैं? फिक्स है, ध्यान रखना सब कोई। जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम यहां से इस तरीके से कर्व ले लें, कोई भी कर्व रैंडम, और मुझे पता करना है कि इसका एरिया क्या है। क्या पता करना है? एरिया। तो इसका तो फिगर सिमेट्रिक नहीं है कुछ, मुझे ये वाले शेडेड पोर्शन का एरिया पता करना होता है, इसका एरिया पता करना होता है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं सारे बच्चे ध्यान से? मान लो यहाँ पे इसका वैल्यू x1 कमा 0 है, और यहाँ पे क्या जल्दी बताओ? x2 कमा 0, ठीक है? करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे कितना है जल्दी बोलो? y1 कमा 0, सॉरी 0 कमा y1, आया ना? और यहाँ पे कितना है बच्चा? 0 कमा y2। मुझे ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है? बात को ध्यान से सुनिएगा। दैट इज गिवन बाय एरिया इज इक्वल्स टू, अच्छे से लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई इन डी। इंटीग्रेशन हम लोगों ने सीखा है कहां से कहां तक? x1 से लेके x2 तक। कैसे निकालेंगे एरिया बोलो सब कोई? इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। अब इंटीग्रेशन बेसिक हमको आता है, इंटीग्रेशन सिखाया ना आप लोगों को, इंटीग्रेशन बस यूज करना है इसका, ठीक है? चलिए समझते हैं। y इंटू डी एक्स एक्स से लेके x2। जो बच्चे नहीं सीखे टेंशन मत लो, हम लोग करेंगे इसको, ठीक है? आ गया एरिया। अब अगर ये एरिया आ गया तो एरिया का यही फिगर होता है, हमेशा दिमाग में रखिएगा इस चीज को, y इंटू डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2, ये वैल्यू होता है एरिया का। अच्छा, एरिया को दूसरे ग्राउंड पे भी लिखा जा सकता है, ठीक है? हम लोग एरिया को लिखते हैं यूनिट ऑफ वाई, क्या लिखेंगे बोलो यहां से? यूनिट ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ एक्स। ये भी दिमाग में रख लो। क्या बोला जल्दी बताइए? यूनिट ऑफ वाई बाय यूनिट ऑफ एक्स। और कौन सा यूनिट लेना है जल्दी बोलो? एसआई। कौन सा यूनिट लेना है? एसआई। और वहां यूनिट ऑफ वाई बाय यूनिट ऑफ एक्स था, यहां मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, ठीक है? तो दो एरिया का दो बात याद रखना। तो एरिया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स फ्रॉम कहां से कहां तक? x1 से x2। और बोलो, और बोलो, और बोलो।
यूनिट ऑफ वाई इंटू यूनिट ऑफ एक्स। अगर जब कभी आपको एरिया है तो दिमाग में ये बैठा लेना, ये स्टेटमेंट कभी गलती नहीं होने वाली। ठीक है, यूनिट ऑफ वाई बाई यूनिट ऑफ एक्स। अब समझिए इस बातों को। आइए कुछ एरियाज के बारे में रीड करते हैं। चलिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर मुझे ऐसा करके कुछ दे दिया, ठीक है, तो बताओ ये फिगर सिमेट्रिक नजर आ रहा है क्या आपको? बोलो यार ये सोनू, सिमेट्रिक मतलब ये फिगर है ना किसी चीज का। किस चीज का फिगर है ये? ऐसा ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया पता है आपको क्या? ट्राइंगल का एरिया पता है? बोलो हाँ या ना। क्या एरिया लिखते हो बोलो यहाँ से? हाफ इंटू बेस इंटू, लिखा यहाँ से बेस, बच्चा क्या हो जाएगा? बेस देखो एक्स पे है क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा एक्स। अभी समझाया था कैसे लिखा है। और इसको क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? तो क्या लिखेंगे? हाफ इंटू, बोलो यहाँ से, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, दिस द एरिया। और आ जाओ, समझते हैं फिगर को। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक फिगर और बना दिया। बताओ ये किसका फिगर है? रेक्टेंगल का है क्या? दिस इज द रेक्टेंगल। इफ इट इज अ रेक्टेंगल, सारे बच्चे ध्यान से, क्या ये चेंज इन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बताओ एरिया क्या हो जाएगा, बोलो सबको ही। चेंज इन एक्स मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वाई, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, हियर इज द एरिया। अगेन ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा, अगेन ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला। अच्छा, मुझे अगर ऐसे करके फिगर दे दिया हो, चलो पहले बना लेते, ऐसे करके फिगर दे दिया हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, बताओ ये क्या देगा, फिर से बोलो। ये चेंज इन वाई या चेंज इन एक्स? चेंज इन वाई। और ये क्या देगा बोलो? देगा क्या? एरिया कितने के बराबर? चेंज इन वाई इंटू चेंज इन एक्स। अब बताओ, ऊपर में जो एरिया आप निकालते हो, याद रखना वो पॉजिटिव एरिया होगा। कैसा एरिया होगा? पॉजिटिव। ये एरिया भी कैसा? पॉजिटिव। बट नीचे अगर आ जाए तो ऐसा? हमेशा नीचे वाला एरिया को माइनस मानना है। क्या माना है? आपका गणित नहीं है ये कि माइनस एरिया क्यों हो गया, वो सवाल ही नहीं। एरिया निगेटिव होता है यार। अभी तुम पढ़े ही नहीं हो, अभी तो तुम बेसिक सिखा रहे हो बस, कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम लोग। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि एरिया -20 मीटर स्क्वायर होता है मैथ्स के अकॉर्डिंग। मैथ्स से अगर फिजिक्स आंसर आ जाए तो मैथ्स ही बता वाले ही बता देते कि क्या करना है। ठीक ना? याद रखना, बॉटम एरिया को हमेशा माइनस मानोगे और अपर एरिया को क्या मानोगे? प्लस। ये सब बातें बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से चलिए इस बात का इलस्ट्रेशन हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू और कर लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे इसको अलग अलग जगह अप्लाई करके। ठीक है, चलो बताना, एक मैं यूनिफॉर्म कर बताता हूँ। और एक और देख लेते हैं फिगर। वाई और ये एक्स है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए एरिया बताना है आपको सारा। ठीक है, स्टार्ट करें क्या? बोलिए इसके लिए एरिया क्या लिखेगा, बोलिए। बेस इंटू हाइट, बट क्या लिखेंगे यहाँ पर? डेल्टा एक्स इंटू एरिया, पॉजिटिव या निगेटिव? क्योंकि ऊपर है या नीचे है? ऊपर है तो प्लस। ठीक है क्या? आगे आ जाओ, इसका क्या लिखेंगे बोलो? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। रेक्टेंगल है क्या? निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। बोलो इसका भी क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा, निगेटिव या पॉजिटिव? क्या सभी को एरिया समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? अभी हम बेस प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी तो कोई सवाल ही नहीं किया, वाई एक्स ले रहे हैं ताकि अभी कभी आपको गलती ना हो आपसे, इस कारण से ये बेस प्रिपेयर किया जा रहा है, नथिंग एक्स्ट्रा। चलिए बताइए, यहाँ पे ये बोलिए, बोलो तो ये क्या है पहले? व्हाट इज दैट? इट्स अ ट्रेपीजियम। बोलो हाँ या ना। इट्स अ ट्रेपीजियम। व्हाट इज द फॉर्मूला?
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये पैरेलल साइड्स है और ये भी एक्स के करस्पॉन्डिंग और ये भी एक्स के करस्पॉन्डिंग, बोलो आया ना। तो कुछ इसको डेल्टा एक्स वन मान लो और इसको एक्स टू मान लो, समझ में आई बात है, यही ना पैरेलल साइड्स है। तो क्या लिखेंगे, बोलो हाफ इंटू प्लस डेल्टा एक्स टू। बट हाइट अगर देखोगे तो इसका हाइट बच्चा ऐसा नजर आएगा, ये हाइट है ना, बट ये किसके करस्पॉन्डिंग है, बोलो वाई के, तो क्या लिखेंगे बोलो, तो हाइट की जगह डेल्टा वाई लिख दिया। समझ में आई बात है, सबको समझ में कोई दिक्कत। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, क्यों प्लस, क्योंकि ऊपर है या नीचे है, ऊपर है, और जो नीचे रहेगा उसको क्या लिखेंगे, माइनस। चलिए उसके बाद दिख रहा है किस चीज का एरिया बना है, रेक्टेंगल का या ट्राइंगल का, हाफ इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, माइनस और प्लस, माइनस। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। नेक्स्ट क्या बना है बच्चा, रेक्टेंगल बना है, क्या लिखेंगे बोलिए, एरिया इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, प्लस और माइनस, ऊपर या नीचे, ऊपर, दैट्स इट। उम्मीद कर रहा हूं सभी को ये ग्राउंड समझ में आया होगा, एरिया कैसे निकालता है। क्या ये क्लियर है कंसेप्ट सभी को, एरिया कैसे निकाला जाता है, स्लोप। तो एरिया को यूनिट ऑफ वाई इंटू यूनिट ऑफ एक्स भी कर सकते हो, क्रिटिकल केसेस में इंटीग्रेशन करना पड़ता है, नॉर्मल केसेस में ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और दो चीजें आपको आनी ही आनी चाहिए, दैट इज द एरिया एंड द स्लोप, तभी आप ग्राफ रीड करना सीखेंगे। अन्यथा कितना भी आपको ग्राफ बता दिया जाए, आप यही ग्राउंड पे फेल होंगे बार बार। अगर ये सीख गए आप, गारंटी बोल रहा हूं कोई स्लोप में कभी कोई तकलीफ नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ऐसा क्यों किया, चलो समझाते हैं। यूनिट वगैरह पता है सभी को थोड़ा बहुत, वेलोसिटी का यूनिट कितना होता है, वेलोसिटी का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट कितना होता है बोलो, मीटर पर सेकेंड ओनली। इतना तो भाई नब्बे पास हो गए ना, वेलोसिटी पढ़ाया जाता है वो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना, तो मीटर बाई क्या हो जाएगा, सेकेंड। वही मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा वैसा नहीं, बहुत बुरे तरीके से गया गुजरा रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री, यूनिट में आपको दिक्कत हो रहा है, आप टेंथ, मीटर पर सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा, सेकेंड। मैं सबको क्लेम नहीं कर रहा, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, और बहुत को रियली नहीं आता, इसमें बुरा मत मानना, अपने में मत लेना, और बुरा मान भी लोगे तो ठीक है मान लो, मेरा क्या है, वी और बाई टी, ठीक है। ये सब मत समझा मैं पैम्पर वैम्पर करने वाला हूँ, मान लो बुरा, खूब मानो, मानते रहो। मैं कभी कभी जाता हूँ स्कूल्स में, देखता हूँ एक क्वेश्चन अभी के टीचर्स का, मैं भी साले अभी क्या ही हूँ, बट इतना हिम्मत नहीं है कि बच्चे मेरे से इस तरीके से बोल पाएंगे, किसी को मैं इतना नहीं देता हूँ प्रायोरिटी, एक डिफरेंसेस होना चाहिए। बहुत पहले मेरे केमिस्ट्री के टीचर ने मुझे बोला था कि बच्चे और टीचर्स के बीच में एक डिफरेंसेस होना चाहिए क्लास के बाद, क्लास के बाद, क्लास के टाइम में आप उससे फ्रेंडली रहो, क्योंकि वो डाउट्स पूछ रहे हैं ना आपसे, नहीं तो डाउट पूछने में घबराएंगे फिर, तो वहां पे फ्रेंडली रहो, उनसे बोलो कि हाँ कहाँ पे क्या दिक्कत है बताओ। डांटना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कोई बहुत लेमेंस टर्म में सवाल, मतलब इतना ज्यादा एब्सर्ड क्वेश्चन रहता है ना कि लगता है क्या ये पूछ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, बट आउट ऑफ द क्लास यू मस्ट मेक अ डिफरेंसेस, थोड़ा बहुत आप रखो जरूर। क्यों, क्योंकि कहीं आज से दिखते हैं ना, मैं वहां देख रहा हूँ एक बच्ची सीढ़ी से जा रही है, वो टीचर को बोल रही है आपको बाद में बताते हैं, रियली, इतनी छोटी बच्ची वो टीचर को बोल रही है बाद में बताते हैं, मैं सुन रहा हूँ यार, बोले हिम्मत। मैंने बोला यार 12th क्लास की गर्ल्स को मैं अगर एक बार बोल दूं ऊपर जाने के लिए इशारे से, तो वो लोग तो रुके नहीं, पूरी की पूरी झुंड ऊपर चढ़ जाती हैं, और ये लोग इतनी को 9 8 क्लास की टीचर को बता रही कि क्या बोलना है, अच्छा नहीं लगता यार। यू मस्ट मेक अ डिफरेंस, लोग बोलते हैं फ्रेंडली रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए, बेटा मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, फ्रेंडली पढ़ाई के वक्त रहना चाहिए, डिसिप्लिन के वक्त बिल्कुल नहीं। आपका इतना दहशत होना चाहिए कि अगर आप हैं तो लोग पैजामा में आ जाए 1 मिनट, ये रियलिटी है, इफ यू वांट टू मेक। मैं बोलते हैं लोग, दो कुछ कुछ प्रिंसिपल बोलते हैं रूड है, बट सही है, वो प्रिंसिपल अगर रहता है तो पूरा स्कूल डिसिप्लिन में चलता है फिर। अब जैसे एके सिंह को लोग बोलते थे कि जैसे डीएवी में जो पढ़े होंगे, एके सिंह को बोलते थे वो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है, मैं बोलता ठीक प्रिंसिपल है, एक बार वो एंटर कर गया ना जी सेक्शन में, खाली, और हिम्मत तो किसी का था ही नहीं कि भाई छुट्टी मांग लो उससे जाके। पापा जी का अगर फोन आया है डायरेक्ट, तभी वो सुनवाई लेगा, अन्यथा
किसी बच्चे का पूरे स्कूल में हिम्मत नहीं था कि जाके चैम्बर में सिग्नेचर ले ले उससे। डर ऐसा था। ठीक है, इट्स ओके, तो पूरा स्कूल डिसिप्लिन था। तो अच्छी बात है, अनुशासन होना बहुत जरूरी है, तभी तो बच्चा पढ़ेगा। अब लोग फ्रेंडली फ्रेंडली के फर्क में क्या होता है, ऑनलाइन ठीक लगता है बेटा, बहुत अच्छा ऑनलाइन, ये मैम वो मैम पुकी मैम उक्की मैम, ठीक है। बेटा क्लास के अंदर नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं अच्छा है ये सब चीज। इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। यहाँ पुकी वुकी नहीं चलता है यहाँ पे। यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट होना, यहाँ हिटलर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही फिर रिजल्ट जब नहीं बनते तो सारी निकल जाती है मजाक हंसी। और ऑनलाइन में क्या है बेटा, तुमने पढ़ा दिया अपने साइड से, आज नहीं कल सही, कल से, अब मान के चलो कोई नहीं आया, आज नहीं पढ़ने का मन कल पढ़ लेगा, कल नहीं तो परसों पढ़ लेगा। यहाँ तो मैं डांट डपट के आपको सिखा दूंगा ना। बहुत इंपॉर्टेंट ऑफलाइन में ना एक स्ट्रिक्टनेस होने का, ये तुम भी फील करते होगे। ऐसा नहीं बोला कि ऑनलाइन खराब एजुकेशन है, ऑनलाइन बहुत बेहतरीन एजुकेशन है, बट एंड पे बच्चा बैठा है ना। 15 साल के बच्चे को क्या ज्ञान है, एक पॉपअप आ गया इंस्टाग्राम का, फ्री फायर का, तो स्विच करेगा ना फिर। समझो बात को। उसको तुमने ऐसी डिवाइस दे रखी है जो कि जिंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है एक ही टाइम पे। तो बच्चा तो ज्यादा बिगड़ने का कोशिश करेगा, क्योंकि वो बच्चा है। उसको रिलैक्सेशन तो बहुत कम कोई कर पाते हैं वो चीज। और ज्यादातर क्या होता है कि ऑनलाइन वीडियोस ना लोग फोन पे देखते हैं। मैं मैक्सिमम बहुत कम को देखा हूँ कि टैब या लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, क्योंकि फोन ना कंफर्टेबल जोन है। ये नहीं बोल रहा कि लैपटॉप और आईपैड और फोन आपके घर पे नहीं है, सब कुछ होगा आपके यहाँ, बट कंफर्ट जोन किस में आता है, फोन में। तकिया पे लगा दिया, बेड पे लेट गए, उल्टा होके देख रहे हैं, पढ़ाई चल रही है। समझ में आ रही बात है ना। बट इट्स क्वाइट डेंजरस। अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट फ्रूटफुल एट ऑल, लॉन्ग टर्म के लिए बुरा है। कोविड के टाइम में आईआईटी का लेक्चर चल रहा था ऑनलाइन, बहुत वियर्ड हुआ। वहां के प्रोफेसर ने बोला कि भाई आप बंद कर दो, उससे बेहतर है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। कानपुर के प्रोफेसर ने पहले बोल दिया, आप उससे अच्छा क्लोज करो, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। जब तक बच्चा मेरे सामने नहीं है, मैं कैसे बताऊं उसको फिजिक्स, भाई इंजीनियरिंग की फिजिक्स चल रही है, और हमें तो डिसिप्लिन करना बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि आईआईटी में क्या प्रॉम नाइट्स नहीं होते वहां पे, मजाक मस्ती नहीं करते करते, बट पढ़ाई के बाद बहुत सीरियस है वो बंदे, बहुत सीरियस है। क्लास में कोई चूचा नहीं होता है, 500 बच्चे बैठे हो, फोकस्ड है पूरा। बट यहाँ पे रील क्या चलते रहता है मैं बताता हूँ। रील कैसा कैसा बच्चा क्यों डेविएट होता है मैं बताता हूँ। वो रिसेस पीरियड का ना एक दो रील बन जाता है कि बच्चा यहाँ पे कोई और लेक्चर चला रहा है, प्रोफेसर कुछ और पढ़ा रहा है, और उसमें से कुछ इंस्टीट्यूट वाले पेड प्रमोशन करते हैं। क्या करेंगे, जानबूझ के एक दो बच्चे को खूब सारा पैसा भेज देंगे ऑनलाइन, बोलेंगे काम करो, तुम फलाने फलाने जगह का लेक्चर चलाओ अपने क्लास के अंदर, और उसका एक बच्चा वीडियो पीछे से बनाएगा और वो अपलोड कर देगा। देखना तुम। कई बार मैंने आईआईटी मुंबई के प्रेमिसेस का देखा, क्या मुंबई आईआईटी है भाई, और उसके कुछ इंस्टीट्यूट वाले जो आजकल नाम हो गया दो तीन का, सॉरी फॉर दैट, वो अपना वीडियो प्रमोट कर रहे हैं। भाई सामने वाला ना आईआईटी मुंबई है, थोड़ा सोच समझ के कीजिए। उसकी एक इज्जत है, इंडिया उसके नाम से जाना जाता है। अब उसके अंदर अपने प्रोफेसर का ना लेक्चर चलवा रहे हैं, मतलब वहां के प्रोफेसर बेवकूफ बैठे हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1 to 50 ला के वहां पढ़ाई करवा रहे हैं। तो थोड़ा तो देखिए, ये सब चलता है, बच्चा को ज्यादा वही देखना है। बच्चा को ज्यादा वही देखना है जो ऑब्वियस ही बात है, मार्केट का तो रूल है, जो दिखेगा वो बिकेगा, सीधी बात है। थोड़ी मतलब है कि क्या चल रहा है। बट द ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्रूशियल होना चाहिए। तो कभी कभी मैं अगर रूड हूँ, कभी कभी मैं गुस्साता हूँ, तो इसलिए प्लीज डोंट टेक इन अनदर वे, ये होना बहुत जरूरी है। और स्कूल से ये सब मिस हो रहा है बहुत ज्यादा। टीचर्स देखते इतना फ्रेंडली हो चुके हैं बच्चों से, नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए। मैं भी उसी एज ग्रुप का आता हूँ, बट मेरी फ्रेंडशिप उतनी नहीं हो सकती। नहीं करना, सीधी बात है ना, आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं। हम आपसे बहुत दोस्ती करेंगे पढ़ाई के संदर्भ, उसके अलावा आप ये बोलोगे नहीं सर चलो दो छोले भटूरे चपका के आते हैं, नहीं हो सकता ना। छोले भटूरे वही खाएंगे मेरे साथ जो मुझे लगेगा जिसके साथ मैं शेयर कर सकूं हर बातें को। मैं सबके साथ क्यों ले जाऊं। एक दो बच्चा भी है ऐसा मेरे पास साथ, लेकिन वो लोग बहुत पहले से जुड़ा है, मतलब होता है ना पड़ोस का है, ये वैसा टाइप का। सबके साथ पॉसिबल नहीं है भाई। और आपको भी मैं ये बात फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अगर आपकी कॉलेज में जाने के बाद सीनियरिटी के अगर आप एटिकेट्स को बरकरार नहीं रखेंगे, तो याद रखना जूनियर आपके मालिक बन जाएंगे। तो हमेशा एक डिफरेंसेस क्रिएट करके रखें, इज्जत अगर बरकरार रखें। नहीं तो अगर आप घुल मिल जाओ, फलाना भैया कल के दिन तुम 4 साल सीनियर हो, तुम्हारे पीठ पे थपकी मार के बोला चलिए, नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। जस्ट मेंटेन अ डिफरेंस। इसमें कोई बुराई नहीं है, इस गलत नहीं बता रहा हूँ,
बड़े बड़े प्रशासनिक जॉब में जाओगे, यही नेचर सिग्नेचर रह जाएगा। कहीं के डीएम लग जाओगे, चपरासी आगे पीछे ठोक रहा है तुम्हारा। भाई यू आर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यू हैव टू मेंटेन द एटिकेट ना। कोई बड़े नेता तुम्हारे सामने आ गया और कोई कलर का आके तुम्हारे साथ मजाक करके चला गया, तो मिनिस्टर के सामने तुम्हारा कैसा इंप्रेशन बनेगा, सोच के बताओ। 2 मिनट में पता चलेगा है ये मजाक हंसी कर रहा है वहां पे, इसका ट्रांसफर करो। इसको डीएम बनाना नहीं है आज के बाद से। उसको दे देगा तुमको बिजली विभाग में, बस बैठ के आप गिनते रहिए, क्या को पोल गया, क्या को तार गया, बस उतना ही काम कीजिए आप। प्रशासन आप नहीं चला सकते। यू मस्ट हैव टू मेंटेन दैट ऑरा। वी और क्या चीज, टी आ गया यहाँ से। आप बताओ वी का यूनिट कितना है बोलो। वी का यूनिट कितना है बोलो यहाँ से, मीटर पर सेकेंड। और टाइम का कितना है बोलो, सेकेंड। मैंने कुछ लिखा है, एरिया का यूनिट बोलो क्या लिखा है बोलो। एरिया का क्या लिखा है बोलो यहाँ से, यूनिट ऑफ वाई इंटू यूनिट ऑफ एक्स। व्हाट इज यूनिट ऑफ वाई, मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्स, सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड क्या आ गया बोलो, मीटर। मीटर बच्चे यूनिट दो चीज का होता है, या तो डिस्टेंस का, या किसका, जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट का। अरे बोलो हाँ या ना, किसका किसका बोलो यहाँ से, डिस्टेंस का और किस चीज का, डिस्प्लेसमेंट का। आपने किसका चर्चा किया है यहाँ पे बोलो, वेलोसिटी में डिस्टेंस आता है या डिस्प्लेसमेंट आता है, इसलिए आंसर क्या चीज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। आया आंसर, अरे बोलो हाँ या ना। मैंने अभी लिखाया था ना फॉर्मूला, क्या लिखाया था बोलो, यूनिट ऑफ वाई इंटू यूनिट ऑफ एक्स। व्हाट इज यूनिट ऑफ वाई, वाई का बोलो सबको ही। एंड व्हाट इज एक्स, आ गया मीटर। मीटर में दो चांसेस, या तो डिस्टेंस या तो किसके बारे में चर्चा चल रहा है बच्चा, तो क्या हो जाएगा आंसर, आया समझ में। और अगर यही स्पीड होता तो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फॉर्म। आया समझ में। अगर यही क्वेश्चन में तुमसे पूछता कि अगर मैं एग्जांपल दे देता बच्चा, और यहाँ देता स्पीड, क्या देता बोलो, और यहाँ क्या देता टाइम, तो बताओ, और मैं पूछता कि व्हाट इज द एरिया, तो एरिया बराबर क्या लिखते हैं, वाई इंटू एक्स। स्पीड का यूनिट कितना होता है बोलो, स्पीड का भी सेम ही चलता है ना भाई, कितना होता है बोलो, मीटर बाय सेकेंड। तो क्या लिखते हैं मीटर के वाई की जगह, मीटर बाय सेकेंड। अरे बोलो हाँ या ना। और एक्स की जगह सेकेंड से सेकेंड, क्या बचता, मीटर में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, बट किसके बारे में चर्चा चल रहा है, स्पीड। तो आंसर क्या आ गया बोलो, डिस्टेंस। बोलो फटाक से आंसर आ रहा है अब क्या, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। चलो और मैं तुमको समझाता हूँ, या तो क्लियर है सभी को, अब बताना सब कोई। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं यहाँ पे लिख देता फोर्स, क्या लिख देता, फोर्स इंटू टाइम। थोड़ा मैं चेक कर रहा हूँ भाई, टेंशन मत मान लेना ठीक ना। फोर्स इंटू क्या चीज, टाइम। वैसे मैं पूछता कि व्हाट इज द एरिया, क्या पूछता तुमसे, एरिया। एग्जाम्पल 3 कर रहे हैं, एरिया क्या हो जाएगा बोलो सब कोई, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू क्या चीज, टाइम। फोर्स किसका क्या यूनिट होता है बोलो, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है बोलो, न्यूटन। या फिर दूसरे शब्दों में कहते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलो, अच्छा मैं बताता हूँ, फोर्स का फॉर्मूला बोलो, सबको पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का बोलो, यूनिट यूनिट यूनिट, केजी। एक्सेलरेशन का बोलो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और टाइम का क्या हो जाएगा बोलो, सेकेंड। हो जाएगा क्या, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, क्या बचा बोलो, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी किसका होता है, मास का होता है। और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का होता है। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम। वेरी गुड, कुछ बच्चा बता रहा है क्या होता है। तो बताओ इसका एरिया क्या दे देगा बोलो, मोमेंटम दे देगा। क्या दे देगा बोलो, मोमेंटम। अभी टेंशन मतलब सब कुछ आएगा। समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे, यूनिट यूनिट खेल के भी आप आंसर कर सकते हो। इसलिए ये बात जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने क्यों लिखवाया बच्चा, ये इंटीग्रेशन केसेस बहुत बार आता है। और अगर आपको फॉर्मल ऐसा फिगर दे दे जिसकी जानकारी तुमको पहले से है, जैसे सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम। अरे बोलो हाँ या ना, जिसका एरिया पता है तो नॉर्मल एरिया निकालिए। और एरिया अगर अटक गया तो याद रखना इंटीग्रेशन से रिजल्ट आएगा, ठीक है। और केवल आपसे ये पूछा कि एरिया क्या देगा, या तुम अटक गए कि एरिया क्या देने वाला है, आंसर तो ले आए, अब यूनिट का ही नहीं पता चल रहा, बस क्या कर लो, वाई इंटू एक्स आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, तो लिखेंगे सेकेंड एरिया और पूरा कॉपी करो। तो स्लोप और एरिया क्लियर है सभी को क्या, कोई दिक्कत। ग्राफ जब भी पढ़ो तो दो चीज हमेशा आना चाहिए, स्लोप एंड एरिया। चलिए अप्लाई कीजिएगा।
पिछले वाला ग्राफ वाला भैया वीडियो जाके आप लोग चेक कर लोगे, जिन्होंने नहीं देखा वो कर लेना, ओके। ग्राफ 1 मैंने बना दिया है, ग्राफ 2 टेंशन मत लो, कुछ दिन के बाद सब कुछ सिस्टमेटिक करके प्लेलिस्ट बना देंगे, ओके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आई एम गोइंग टू शेयर द प्लेलिस्ट, जाके पूरा चेक कर लेना इधर से उधर। जब कभी ग्राफ आए, दो ग्राउंड पे चेक करना है, स्लोप एंड एरिया। ये दोनों चेक करने के बाद आगे बढ़ो, गारंटी बोल रहा हूँ आपको आंसर पहले ही पता होगा कि क्या होने वाला है। और कई बार क्या होता है, संयोग से कुछ क्वेश्चंस के अंदर बिना कैलकुलेशन के यूनिट से आंसर आ जाता है। मान के चलो चार अलग अलग यूनिट्स दे दिए, तो वो आपके लग गया क्वेश्चन, आपका यूनिट पहले ही आ गया, हमको क्या वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत है, जब यूनिट आ ही मैच ही कर रहा है, ऑप्शन मारो आगे निकलो। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, स्लोप एंड एरिया। क्रिटिकल कंडीशन में इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो।
लेफ्ट साइड हटाएं, बोलो भाई, हो गया। स्लोप और एरिया में कोई दिक्कत? स्लोप बोलोगे तो क्या लिखोगे बताओ? यूनिट ऑफ वाई बाई यूनिट ऑफ एक्स। और एरिया बोलेंगे तो यूनिट ऑफ वाई इनटू यूनिट ऑफ एक्स। वहां डिवीजन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन, वहां पे एरिया। अच्छा, वहां अगर क्रिटिकल केस फंसता है तो डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान रखना। क्या बोला? अगर स्लोप में फंसता है तो क्या निकालेंगे? डिफरेंशिएशन। और एरिया में फंसता है तो क्या निकालेंगे? इंटीग्रेशन। हमेशा याद रखना, स्लोप में डिफरेंशिएशन और एरिया में इंटीग्रेशन। स्लोप में अगर मामला फंसा तो डिफरेंशिएशन से रिजल्ट आएगा, और एरिया में फंसा तो इंटीग्रेशन से आएगा। बैठा लो, कभी पूरे +2 के एंड तक दिक्कत नहीं होने वाला, ये फिक्स है। कहीं पे रूल लगा लेना, गारंटी इतने रूल पे आता है। अब कैसे यूज होगा हम स्टार्ट करते हैं। यूज केस कहाँ कहाँ पर है, हटाएं क्या इसको? और हमेशा ऊपर को प्लस मानो, नीचे को माइनस मानो, ये बात मैं तुमको क्लियर करता हूँ। देखो, एरिया निगेटिव पॉसिबल हो सकता है। दूसरी बात है, एरिया डायरेक्शनल भी हो सकता है। एरिया का डायरेक्शन भी हम आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में। बट हम लोग नॉर्मल क्या होता है मैथमेटिक्स में ना, हम लोग केवल और केवल मेंसुरेशन पर क्या आते हैं, बोलो यार ये सुनो। और मेंसुरेशन के केस में क्या है बोलो? मेंसुरेशन में बस क्या है बच्चा, हमेशा सिलेंडर, ट्रेपीजियम, सरफेस एरिया, सेमी स्फीयर, स्फीयर, उतने भी आप अटके हैं ना। उसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज वर्क करते हैं, तो आप समझेंगे इस चीज के बारे में। हटाएं क्या? चलो, अब अप्लाई करो और दिमाग और आंसर लाओ। चलो करें क्या प्रैक्टिस? स्लोप एंड एरिया चलो निकालेंगे, और डिफरेंट कर्व के बारे में हम लोग समझेंगे। हम लोग कर्व का बेसिक समझ चुके हैं, ग्राफ का। हम लोग डिफरेंट समझेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे और आंसर करेंगे। पहला है बच्चा, पहला आपका केस है। चलिए एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल 1, आइए। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का अगर ग्राफ खींचा जाए, एक्स में मान रहा हूं, चलो एस मान लेते हैं। एस बच्चे डिस्प्लेसमेंट है, क्या है बोलो? डिस्प्लेसमेंट है। आइए, आपको दोनों चीज निकालना है। क्या क्या निकालना है? स्लोप एंड एरिया। बस आपको दो कॉन्सेप्ट यूज करना है, वाई बाय एक्स एंड वाई इंटू एक्स, दैट इज। समझ में आया? ऐसे स्लोप के लिए क्या यूज करोगे बोलो सबको ही? अब बोलो सबको ही, स्लोप इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। यूनिट का मतलब यूनिट, मतलब आपको क्या लेना है? यूनिट। क्या लेना है बोलो? यूनिट। और अगर एरिया बोलेंगे तो अप्लाई करें क्या? देखते हैं, अप्लाई करते हैं। डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, मीटर। चलो पहले बताओ स्लोप क्या होगा, बोलो सबको। स्लोप क्या लिखते हैं बोलो? वाई बाय एक्स। चलो सारे बच्चे अब देखो इधर, पहले फिर बताना, बोलो क्या लिखेंगे? इसका मीटर होता है, इसका सेकंड होता है, बोलो। मीटर बाई किसका होता है बोलो? डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी देगा क्या? तो आंसर क्या देगा बोलो? वेलोसिटी। आंसर है। अरे बोलो हाँ या ना। आओ एरिया निकालते, क्या निकालते हैं? एरिया। एरिया क्या लिखोगे? वाई इंटू एक्स। सारे बच्चे ध्यान से, मीटर इंटू सेकेंड, कुछ नहीं होता। मीटर इंटू सेकेंड नाम की कोई यूनिट नहीं होती, कुछ भी नहीं है, तो लिख देना कुछ नहीं। हाँ नहीं होता तो क्या करेंगे, उसका हटा दो। अरे बोलो हाँ या ना। अगर होगा तो करेंगे, और नहीं है तो कुछ नहीं है फिर। ठीक है ना? बट हाँ, कभी कभी एग्जामिनर ने इसमें भी टेढ़ा होकर सवाल करता है, टेंशन मत लो। कुछ ऐसे सवाल को फ्रेम करके लाऊंगा जहां पे यूनिट में ही गेम हो जाता है पूरा। और याद रखना, उसका कोई यूनिट नाम नहीं है उसका। बट हाँ, सवाल बन सकते हैं, सवाल जरूर बन सकते हैं। बट यूनिट नाम ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका मीटर इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। सारे बच्चे ध्यान से, मैंने लिखा वेलोसिटी, क्या लिखा बोलो? फिर क्या लिखा बोलो? टाइम। ठीक है क्या? चलिए, स्लोप निकालना है, एरिया निकालना है। आइए बच्चा, स्लोप बताओ, हेल्प करो सबको। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर बाय सेकेंड। और इसका क्या होता है? सेकेंड। सारे बच्चे हेल्प करो, पहले बोलो इधर क्या होगा आंसर? मीटर बाय सेकेंड लिखोगे, वाई बाय एक्स। वाई की जगह क्या लिखोगे बोलो? मीटर बाय सेकेंड। और नीचे का क्या लिखोगे? मीटर बाय सेकेंड इंटू सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसका होता है? वेरी गुड, किसका? एक्सेलरेशन। मतलब क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। आ गया क्या? आइए एरिया निकाले, क्या निकाले? एरिया। हर बार आना नहीं है, देखना है। वाई इंटू एक्स। एरिया क्या लिखोगे बच्चा? मीटर का, मीटर पर सेकेंड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। एक्स का बताइए? सेकेंड से सेकेंड क्या आ गया? मीटर। वेलोसिटी का चर्चा चल रहा है तो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसका दोनों का आंसर आ गया क्या? इसका भी और इसका भी। यहाँ पे ये नहीं था, ये था। आया समझ में? कितना आसान हो गया अब करना, बोलो यार। चलो और देखो, बहुत सारे अभी से फ्रेम्स में देते जाऊंगा और आप आंसर करते चलेंगे फटाफट। ठीक है, चलो
हेल्प करना और आंसर करेंगे। अरे यार मिटा दिया क्या? स्लोप क्या होता है बोलो सबको ही? वाई बाय एक्स। एरिया क्या होता है? वाई इंटू एक्स इन द टर्म्स ऑफ यूनिट। यूनिट के टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए ग्राफ हम लोग देखते हैं। एक्सेलरेशन है बेटा और टाइम है। चलिए बताइएगा। बोलो 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 बोलो। y इज इक्वल टू, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऐसा क्या होता है बोलो? सेकंड। चलो बताओ। m मतलब स्लोप, बोलो स्लोप। y बाय एक्स होगा क्या? स्लोप निकाल रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा बोलो सब कोई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय सेकेंड। अरे हाँ या ना? तो मीटर पर सेकेंड क्यूब। याद करो सुशांत सिंह राजपूत का टी शर्ट यही था। और उसको क्या कहते हैं? जर्क। क्या कहते हैं बोलो? जर्क। नहीं आता बोले ना, जर्किंग में चल गए। जर्किंग इज वेरी गुड टर्म, बट जर्किंग हमेशा देहात में बोल देते हैं, जर्किंग में चले चाहिए। तो दिस इज जर्किंग इज एक्चुअली जर्क इज वन ऑफ द टफेस्ट टर्म इन द फिजिक्स। वेरी स्मार्ट टर्म, बट उसको लोग यूज करते हैं। जर्क जर्क जर्क। आया समझ में? आइए अब बताइए एरिया कैसे निकालेंगे? आप बोलिए एरिया। एरिया वाई इंटू एक्स। बहुत अच्छा। एरिया वाई क्या लिखोगे बच्चा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्स की जगह सेकेंड से सेकेंड क्या आ गया? मीटर बाय सेकेंड। बोलो हाँ या ना? मीटर बाय सेकेंड किसका होगा? वेलोसिटी का होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मतलब स्लोप भी आ गया और एरिया भी आ गया। करे क्या? चलिए आओ गेम खेलते हैं फिर से। करे क्या? रेडी है सब कोई? पक्का। आपसे बोला बच्चा फोर्स, और यहाँ निकाला टाइम का। फोर्स और क्या चीज का? टाइम का। हम लोगों ने किया भी है अभी। चलो बोलो क्या लिखेंगे? बोलो यहाँ से। फोर्स का होता है, सुन लो सब कोई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका सेकेंड। निकाले क्या? आइए पहले एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया। या पहले चलो स्लोप ही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? स्लोप। स्लोप क्या हो जाएगा बोलो? y बाय एक्स। व्हाट इज y? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय सेकेंड। अरे बोलो हाँ या ना? व्हाट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब। अरे बोलो हाँ या ना? ऐसा कुछ नहीं होता। मीटर पर सेकेंड क्यूब होता तो कुछ होता। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड क्यूब कुछ होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको कभी कभी स्टाइल मारने के लिए बोल देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे जल्दी बताओ ऐसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स। घबराइएगा नहीं, ठीक है। बोले ना सवाल गवर्न हो सकता है, बट यूनिट का कोई नाम नहीं है। क्या बोला? क्वेश्चन बना सकते हैं हम। क्वेश्चन तो टफ से टफ बना देंगे आपके लिए, और इजी से इजी। बट कोई यूनिट का नाम फिजिकल क्वांटिटी में नहीं होता। जैसे फोर्स एक नाम है, वेलोसिटी नाम है, एक्सेलरेशन नाम है, मोमेंटम नाम है, तो ये कोई नाम नहीं है इसलिए। बट ये हो सकता है। रेट कब लगाते हैं? सुनो, रेट कब लगाते हैं सारे बच्चे ध्यान देना। जब किसी चीज को डिवाइड करते हैं टाइम से। डिवाइड बाय व्हाट जल्दी बताइए? टाइम। तो फोर्स को क्या चीज से डिवाइड कर रहे हो? ये फोर्स है ना? वाई क्या है जल्दी बताओ? फोर्स। और नीचे क्या है बोलो? टाइम। इसलिए फोर्स बाय टाइम को रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स कहा गया। कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिख सकते हैं। बताओ आइए एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होगा? वाई क्या है बोलो? केजी मीटर मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा क्या? केजी मीटर पर सेकेंड बच्चा मोमेंटम होता है। क्या होता है? तो याद रखना, स्लोप नहीं देगा, एरिया देगा। आया नहीं आया? चलिए और देखिए क्या कुछ। आइए, अगर आप बोलते हैं तो मैं सवाल पे सवाल कराते चल जाता हूँ, और उसके बाद याद रखना। कौन सा क्वेश्चन हो गया बच्चा? 1 2, और ये क्या चाहिए बोलो? 3 और 4। और करें क्या? आ जाओ, बहुत सारे सवाल है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ये ले लो पावर, ले लो बोलो पावर, और ये लो टाइम। आइए खेलते हैं पावर और टाइम का गेम। खेले क्या? चलो पहले क्या निकालेंगे बोलो? एरिया। क्या निकालेंगे बोलो? एरिया। चलो एरिया नहीं, स्लोप। क्या चीज बोलो? क्या चीज से? एम से। वाई बाय एक्स। पावर का बोलो? पावर का वाट। क्या होता है? वाट। ठीक है क्या? और टाइम का? सेकेंड। वाट बाय सेकेंड हो जाएगा क्या? तो वाट बाय सेकेंड क्या होता है? कुछ नहीं होता। वाट बाय सेकेंड कुछ है क्या? सुना है कभी? मैंने भी नहीं सुना है। ये होता है। बट हाँ, सवाल बन सकता है। कभी मत भूलना कि सवाल नहीं बनाए जा सकते। सवाल बनाए जा सकते हैं, यूनिट का नाम नहीं है ना। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? वेरी गुड। अभी बोला एक बच्चे ने, रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर। चेंज ऑफ क्या जल्दी बताइए? ये याद रखिएगा, नहीं है तो रेट लगा दो। टाइम से डिवाइड किए तो रेट लगा दो। कैसे रेट लगा बच्चे? वाई पे क्या था? पावर। एक्स पे क्या था? टाइम। अब बताओ एरिया क्या होगा बोलो? वाई इंटू एक्स। वाई की जगह वाट इंटू सेकेंड। कुछ होता है, क्या होता है?
व्हाट इनटू सेकंड कुछ है, बोलो, लगाओ दिमाग। अभी 10th पर क्या है इसलिए पूछ रहा हूँ, जल्दी बोलो। व्हाट इनटू सेकंड क्या होता है? जूल। क्या होता है बोलो, याद आ रहा है कुछ? जूल किसका होता है? एनर्जी का। वेरी गुड। किसका होता है बोलो? एनर्जी का। तो ये आ जाएगा एरिया, ये नहीं। कोई दिक्कत? चलिए और एक करें क्या? चलिए। 6 नंबर अच्छा नंबर होता है, हालांकि हर नंबर ही अच्छा होता है जब तक मुझे क्वेश्चन आता रहे। एनर्जी और क्या चीज? टाइम। क्लियर है? यहां से एनर्जी और क्या चीज? टाइम। सारे बच्चे ध्यान से, एनर्जी और टाइम। बोलो एनर्जी और टाइम का क्या होगा? एरिया का। एरिया का जूल, एनर्जी का जूल होगा क्या? इसे क्या लिखोगे? सेकेंड। एरिया क्या हो जाएगा बोलो? वाई इंटू एक्स। जूल इंटू सेकेंड। कुछ होता है जूल इंटू सेकेंड? जूल इंटू सेकेंड कुछ होता है क्या? सुने हो कभी? मैंने भी नहीं सुना। नहीं होता है फिर कुछ नहीं। अरे बोलो हाँ या ना। जूल इंटू सेकेंड इज नथिंग। ठीक है। हाँ। रेट ऑफ व्हाट इज it? एरिया एनर्जी इंटू टाइम। जूल इंटू सेकेंड कुछ नहीं। हाँ। स्लोप क्या निकालोगे बेटा, बोलो जल्दी। वाई बाय एक्स। वाई की जगह क्या लिखेंगे? जूल बाय सेकेंड। जूल बाय सेकेंड वाट। पावर। अरे यही तो है। जूल बाय सेकेंड क्या देता है? पावर। समझ में आया? देखो एक नॉर्मल सा कंसेप्ट, कितनी चीजें आंसर आ रही है। ठीक है। अभी नहीं, बहुत सारी जगह पे आएगा। तो हमेशा याद रखना, स्लोप निकालना है तो y बाय एक्स, एरिया है तो y इंटू एक्स इन द टर्म्स ऑफ यूनिट। पहले पता चल जाएगा ये क्या है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे क्या एक्स एक्सिस पे टाइम फिक्स है क्या? ना 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 ना, नहीं। ऐसा मैंने कब कहा? एक्सिस में टाइम फिक्स नहीं है। एक्सिस में टाइम फिक्स नहीं है। एक्स एक्सिस पे कुछ भी लग सकते हैं हम चाहे तो डिस्टेंस। अच्छा चलो, एक और तुमको करा ही देते हैं। एक ग्राफ तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, 7th नंबर मैं यहाँ बना रहा हूँ छोटा सा। ठीक है ना, 7 नंबर बना रहे हैं। यहाँ जगह थोड़ा सा बना लिया, और ये तुम्हें पता है इसलिए छोटा सा बना रहा हूँ, बाद में मत बोलना। वी और आई का कर्व बना रहे हैं, वी और आई का कर्व। स्लोप क्या देगा बोलो? स्लोप बता दो केवल इसका। स्लोप 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 वाई बाय एक्स होगा। वाई की जगह मीटर पर सेकंड से, बी इज द पोटेंशियल। बोल रहा हूँ 10 से आ रहा है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब बोलो वी बाय आई होगा ना। वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस जो भर के आए हो, और आई करंट है। बोलो वी बाय आई क्या होता है? वी बाय आई क्या होता है? आर होता है, बी इज इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस देता है। पढ़ा था ना, बी इज इक्वल टू आई आर। यही कर था ना, वही तो है। अरे आया नहीं आया? 7 फटाफट करो। अब आइडिया लग रहा है? बोलो कैसे क्विकली पिकअप करना है सवालों को। नहीं, घर ही स्लो है फास्ट? बेटा पढ़ना पड़ता है, बोलता थोड़ी है क्वेश्चन। आपसे सवाल रहेगा, ठीक है। सवाल में तो अभी यूनिट नहीं कुछ नहीं चढ़ाया, नंबर नंबर नहीं चढ़ाया। अब एक बात बताओ, ग्राफ देखने के बाद पहले ये पता होना चाहिए ना क्या आंसर में आने वाला है। पहले आंसर का यूनिट पता होना चाहिए ना। अगर मुझे यही नहीं पता है कि इसका एरिया वेलोसिटी दे रहा है, आप क्या निकालने जाएंगे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बैकग्राउंड पे क्या आएगा। उसके बाद क्वेश्चन तो इतने फ्लो में आएंगे कि बहुत सारे हैं अभी। तो बेसिक्स प्रिपेयर हो रहा है, ओके। देखते के साथ ये आंसर हो जाना चाहिए कि इसका मुझे एरिया क्या दे रहा है, ठीक है। उसके बाद सवाल तो बहुत सारे बनने वाले। सवाल कभी डायरेक्ट भी पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, और क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे आ रहे हैं। अभी मैंने सुन लो, टेंशन मत लेना कि भैया अभी थोड़ा बेसिक स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, लगता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का बेस बनाने में थोड़ा समय लगता है। एक बार बेस बन गया, चैप्टर फिर आगे आना चालू होगा, खटाखट खटाखट। मैं पहले से ही चल रहा हूँ, देखो एटी, एफ टी, एस टी, वी टी, ये चैप्टर नंबर 2 ही है ना। बट ग्राफ में जानबूझ के बता रहा हूँ इसको। 11 12 पढ़ने का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है, लोग ऐसे पढ़ते ही नहीं है। वो जाके सोचते हैं 4 लाइन एक एक करके किताब का अंडरलाइन करेंगे हो जाएगा, नहीं होगा। फिजिक्स और मैथ्स में नहीं होता। बायोलॉजी केमिस्ट्री चल सकता है, इसलिए देखते हो मैं केमिस्ट्री एक एक पेज को देख देख के पढ़ा रहा हूँ। हाँ, उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाता हूँ, सही बात है। पर केमिस्ट्री का वैसे ही सिलसिला चलेगा। फिजिक्स का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट रहता है भाई। ये सब्जेक्ट ही टेढ़ा है।
बोर्ड वालों को भी फिजिक्स से दिक्कत, नीट वालों को भी फिजिक्स से दिक्कत, जेई वालों को भी फिजिक्स से दिक्कत। आइए आपके दिक्कत का समाधान करें। इस बार भी क्वेश्चन टफ आया था, बट अगर आप आराम आराम से चलते हैं ना, बहुत आराम आराम से, स्लो एंड स्टडी, तो 45 क्वेश्चन में से 20 से 22 सवाल आपके बन जाते श्योरली। बट वो नहीं आ पाता ना पीस वहां पर। हाँ। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, 45 बना ही नहीं। आप अगर 25 भी चटका देते सही वाले, 100 हो गए ना तुम्हारे। सिलेक्शन तो था कंफर्म इस बार। हाँ 20 छोड़ दो ना, मैं 20 बोल रहा हूँ, एकदम छोड़ दो सीधे। तो 25 बच्चे, 25 तो आप बना सकते थे। और वही ट्रिक एंड टिप्स आपको पता होना चाहिए पहले परीक्षा में। परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी अप्लाई करना, बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि 180 सवाल, 180 मिनट, हर क्वेश्चन एवरेज 1 मिनट का है, पढ़ना लिखना और सॉल्व करना। बट वैसे होता नहीं है। अगर जो बच्चा मान के चलिए 25 से लेके 30 अगर सही करके आया होगा, तो 100 प्लस उसके फिजिक्स में आ गए। इस बार जिसका 100 प्लस फिजिक्स में वो जा रहा है ऊपर, 500 पे सिलेक्शन हो रहा है इस बार। वही तो अप्लाई करना है ना। जैसे मैंने वन गो में पेपर किया, टू बी वेरी फ्रैंक, 22-23 सवाल मेरे बन गए आराम से, 40 मिनट। सही नहीं बने, सही 22-23 में बोल रहा हूँ, सही बन गए मेरे। मैं उसको को छोड़ते गया जहां पे लगा मुझे मामला अटक रहा है, थोड़ा भी अटक रहा है छोड़ दो। अब सोचो कि सेविंग टाइम में अगर 5 भी निपट गया गलती से, तो 25 क्रॉस कर गया मैं। अब 25 अगर मैं सही क्रॉस कर गया, तो मान के चलिए मैं 28 बनाया, तो 28 बनाया तो 115 मार्क्स, बहुत मार्क्स हैं। वही तो स्ट्रेटजी अप्लाई करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब बनाना है। अगर आप 15 गलत सवाल छोड़ सकते हो, वो भी तो आना चाहिए ना। और वही ये सुपर ट्रिक से आएगा। ऐसे नहीं होगा, आप फिजिक्स को नॉर्मल रास्ते से लेना जाना चाहोगे, फिजिक्स वैसे डिजाइन ही नहीं किया गया। और पेपर ऐसा क्यों आया, अब एमबीबीएस का पेपर ऐसा क्यों आया, क्योंकि एमबीबीएस में डॉक्टर्स को फीस चेकिंग के लिए, देखो डॉक्टर ना सबसे प्रोफेशनल ऐसा जॉब है कि जिसको सबसे ज्यादा एक्शन लेना है इंस्टेंट टाइम पर। इंजीनियर्स का काम चलता रहता है सालों साल, डॉक्टर्स का काम, सॉरी एडवोकेट्स का काम होते रहता है। आज केस आया, वो 5 साल में सुनवाई होगा तो ठीक है। डॉक्टर इंजीनियर को प्रोजेक्ट मिला एक पुल बनाने में, भाई साहब 5 साल लगा रहे हैं टोपी लगा के, ठीक है, बट डॉक्टर नहीं। डॉक्टर एक बार बन गया बेटा, इमरजेंसी केस में अगर आपके पास आ गया कोई चीज, आप क्या करेंगे? अब आप वो किताब पलट सकते हैं नहीं ना। सीधा केस है, उस पेशेंट को बचाना है, क्योंकि टाइमलाइन डिसाइडेड है कि 30 मिनट के अंदर इस पेशेंट को बचा देना, नहीं तो 30 मिनट के बाद इसका जान खत्म। वो तो पता चल ही जाता है नब चेक करके, सारी टेस्ट नहीं की, 30 मिनट उसका लाइफ बचा हुआ है, डॉक्टर बता दिए 30 मिनट के बाद जाएगा। ऑपरेट करके आप बचाने तो क्या करेंगे? इसलिए नीट में सवाल ज्यादा है। लोग बोलते हैं फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं, फिजिक्स का क्या यूटिलाइजेशन है? बेटा आप अगर बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ के अगर डॉक्टर बन जाते, तो आपका कैसे डिसाइड होगा? सबसे पहले आप पीसफुल हो ही नहीं, आपका पेशेंस काम ही नहीं कर रहा है, ब्रेन आपका वैसा डिजाइन ही नहीं है। 100 लोग आ गए, एक बहुत बड़ा मान के चलो मोब हुआ, मतलब मान के चलो मारपीट हो गई कहीं पे, और 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी है, गोली वोली लग गया। अब वहां पे मोब पहुंच गई है हॉस्पिटल के बाहर 150-200, अब सीनियर डॉक्टर तुम ही हो वहां पे लगे हुए। भाई तुम्हें उसको देखते हुए हैंडल करना है, अपने क्लिनिक को बचाना है। वो पीस इधर होना चाहिए। तो परीक्षा जानबूझ के नीट ऐसा डिजाइन किया गया है, पहले से ही समझ जाओ कि किस फील्ड में एंटर कर रहे हो। एक ऐसा फील्ड है जिसमें ऐसे केसेस आते रहते हैं, दैट इज अ बेसिक केस। और इसलिए पेपर को ऐसा डिजाइन किया गया है। एनटीए ने बदला वदला नहीं लिया है किसी से, एनटीए थोड़ी ना किसी का सगा लगा हुआ है। एनटीए ने बस ये चेक किया कि बच्चा कितना पानी में, और क्या वो निगेटिव कंडीशन में छोड़ना और पकड़ना जानता है, गलत और सही चीजों को। यही करना था इस पेपर के अंदर। यहाँ 100 नहीं बनाने थे, यहाँ 20 से 25 सही करके आना था, 20 छोड़ना। और स्टार्टिंग के 4 जिसे नहीं बने, बस हो गया कल्याण। 5 में से तो कॉन्फिडेंस लूज कभी नहीं करना था ये। हाँ नहीं, वही वही बोल रहा हूँ ना बच्चा, जब आप हम लोग जब आप प्रिपरेशन के बाद जो मिड सेशन के बाद जब डिस्कशन करना चालू करते हैं इसके ऊपर, तब यही स्ट्रेटजीज आप लोग को प्रिपेयर करके बताया जाता है। मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ ग्राफ्स और ऑप्शन अभी बेसिक्स में, काइनेमेटिक्स में एंटर करूंगा, उड़ाऊंगा इन सब चीजों को बहुत तेजी से, क्योंकि वही स्पीड चाहिए हमको पेपर में भी ना, कि वहां देख के अटके हुए हैं, पहले यूनिटी नहीं पता चल रहा है क्या है,
और सोचिए मान के चलिए 4 ऑप्शन है, बाई चांस मान लेता हूँ, और चांस में यूनिट अलग है, तो मेरे लिए फ्रूटफुल क्वेश्चन हो गया ना। मैं क्यों सॉल्व करूं उसको? अगर उसमें एक डिफिकल्ट इंटीग्रेशन दे दिया तो मुझे पहले ही पता नहीं इसका यूनिट पे ये आंसर आ रहा है, तो इंटीग्रेशन करके टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं आप। तो पहले यूनिट से आंसर करके आपको तो भाई आंसर सही करना है, चाहे जैसे करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना। तो वहां पे बेहद इस बार यही स्ट्रैटेजी था। पेपर तो 16 में भी टफ पूछा है उन्होंने, हाँ, 20-19 में भी टफ पूछ, 21 में भी टफ पूछ लिया था सर। तो पेपर तो टफ आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि कोई नया आ गया, बड़ा टफेस्ट आ गया, तो छोड़ देते ना। 15 सवाल तो सीधे छोड़ देना चाहिए था। आप सोचो 30 पे क्या करना है। अगले साल अगर यही स्ट्रेटजी जो करके गया वो सेलेक्ट होगा, अगर सेम कंडीशन रहा पेपर का तो। बाद बाकी, और बच्चों को क्या होता है, नए वो दिल पे ले लेते हैं बात को, हम छोड़ देंगे, हमसे छूटेगा, तो बनाइए के दम लेंगे। अल्ले लगे हुए हैं 10 मिनट 15 मिनट एक के क्वेश्चन में। भाई आपको 1 घंटा मिला ही है 45 क्वेश्चन बनाने के लिए, आप 15 मिनट एक सवाल पे कैसे दे सकते हैं? स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर। तो लीव द पेपर्स, जो ना बने कट 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 छोड़ते चलते हो। माहेश्वरीज वहां पे जब पढ़ाते हैं ना, वहां पे एलएन में अंदर, तो बताते हैं कि 1 गो में पहले पेपर कैसे देखो, सेकेंड टाइम कैसे देखना है, थर्ड टाइम कैसे देखना है। आपको थ्राइस बाय टाइम पेपर रिवाइज करना है अपने एग्जामिनेशन हॉल में। अब सोचो स्ट्रेटजी कितनी होनी चाहिए अच्छी। जब आप पढ़ोगे, जब हम लोग पेपर डिजाइन करेंगे तरीका, तब आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है पेपर के ऊपर वर्क। हम वही नॉर्मल करेक्टरिस्टिक से नहीं जा सकते। हमको तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन दिखे जो फट से बन जाए, मतलब कुछ भी नहीं सोचना पर दिखे, पता है इसका कौन सा फॉर्मूला में कौन सा आंसर आना एकदम। ऐसे अगर 180 में तुम्हारे 100 सवाल बन गए बाई चांस, मान बहुत सिलेक्शन के नजदीक हो चुके हो तुम पहले ही, समझिए बात को। उसके बाद तुमको चुनना है सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड में फिर 40 निपटाने हैं, फिर 10-20 निपटा के 150 तक सही करके चले आए, ठीक है, मामला ओके ओके। अगर पेपर टफ आया तो, और पिछले बार तो हद हो गया था, 1700 बच्चों का साला 700 से ऊपर नंबर है, मजाक चल रहा है क्या? मैक्स टू मैक्स मैंने आज तक, व्हेन आई वाज गिविंग द एग्जामिनेशन, मेरा तो मैथ्स था, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, इक्का दुक्का का सुनता था कि 700 क्रॉस हुआ है, पूरे इंडिया में 2-3, 1700। डेटा ही इरेलीवेंट था, एकदम सही किया पेपर टफ करके। और इसको थोड़ा सा गिरा देना चाहिए पेपर का स्तर अपना, थोड़ा कम, बट इजी नहीं करना चाहिए अब, क्योंकि खूब उड़ान भर रहे हैं सब जगह लोग। एकदम नहीं भरना चाहिए। देखिए मैं भी एज ए टीचर हूँ, मैं नहीं चाहता कि इतना इजी हो पेपर, तब तो हमें पता चलेगा हम कितने पानी में हैं। हमें भी तो अपना एग्जामिनेशन करना है ना। हाउ डज वी आर गोइंग टू पुश आवरसेल्फ कि हमें और मेहनत करना है अपने ऊपर, हमें और मेहनत करवाना है बच्चों से। राधा तो है, हम तो इतने महान हैं कि हम 4 बात तो अगर बोल दिए तो 5वां बात तो हो नहीं सकता। ना ना ना, ये घमंड किसी भी मत आने दीजिए। और ध्यान रखना, जब कभी गवर्नमेंट को लगता है ना